दोस्तों, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। नरेंद्र मोदी जी बहुत आसानी से आकर के 20 लाख करोड़ हमारे जीडीपी का 10% इस लॉकडाउन के एक छोटे से फेज के लिए देश को समर्पित करते हैं। मैं कहता हूं कि 20 लाख करोड़ की बात है ना, 20 लाख करोड़ रुपए को अगर हमारे देश की आबादी 130 करोड़ है, मात्र 130 करोड़, और वो कहाँ 20 लाख करोड़, अगर उसमें डिवाइड करें तो लगभग 15,000 रुपये प्रति व्यक्ति, चाहे वो छोटा बच्चा हो या हमारे बुजुर्ग अभिभावक हो या हमारे नौजवान साथी हो, 15,000 रुपये प्रति व्यक्ति अगर हम डिवाइड करें 20 लाख करोड़ को 130 करोड़ से, तो प्रति व्यक्ति 15,000 रुपये आते हैं। दोस्तों, यदि आपके घर में 6 परिवार हैं, 15 गुना 6 90,000 होता है। क्या 90,000 में हम 4 महीना गुजार नहीं सकते हैं? हम तो कहते हैं मोदी जी आप ऐसे ही लॉकडाउन लगाए रखिए ना, आप लगाए रखिए लॉकडाउन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो आप घोषणा कर रहे हैं वो क्या राशि गरीबों तक पहुंच रही है, या सिर्फ आपके घोषणा पत्र के बाद आपके पार्टी कार्यालय में पहुंच जाती है, वो राशि पार्टी फंड में पहुंच जाती है? हमें ये मोदी जी बताते हैं आत्मनिर्भर होने के लिए कि हम आत्मनिर्भर हों। मोदी जी जब आप आत्मनिर्भर की पाठ हमें पढ़ाते हैं, मैं माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहूँगा कि फिर आप 35,000 करोड़ रुपए 5 साल में विदेश यात्रा पे क्यों आप खर्च कर दिए? क्यों जाकर के अमेरिका, क्यों जाकर के देश के अन्य हिस्सों में फिर रिश्ते बनाने और सुधारने और बिगाड़ने की क्या जरूरत थी मोदी जी? आप तो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं ना। उस 35,000 करोड़ रुपए से क्या देश में कोई उद्योग की व्यवस्था नहीं की जा सकती थी? उस 35,000 करोड़, उसको अगर हम चाहते तो 1,000 करोड़ अपने देश के विभिन्न राज्यों को अगर वितरित कर देते पर्यावरण सुधारने के लिए, 1,000 करोड़ अगर एक एक राज्य को दे दिया जाता, एक राज्य में मान लीजिए 250 के हिसाब से भी हम कहते हैं, जबकि हर एक राज्य में 250 नहीं है। दिल्ली में 70 विधानसभा है, गोवा देख लीजिए, छोटे छोटे राज्य हैं, फिर भी हम कहते हैं कि 250 के हिसाब से भी अगर विधानसभा अगर हर एक राज्य में है तो 1,000 को 250 से आप डिवाइड कीजिए तो 4 करोड़, यानी एक विधानसभा में 4 करोड़ रुपया जाता है। क्या उस 4 करोड़ रुपये से एक विधानसभा को पर्यावरण के हिसाब से विकसित नहीं किया जा सकता है? सोचने की बात है। ये 35,000 करोड़ रुपए जो आप विदेश यात्रा में 5 साल में खर्च कर दिए, उसके बाद आप हमें आत्मनिर्भरता की पाठ पढ़ाते हैं मोदी जी। किसको मूर्ख समझ रहे हैं आप? किसको मूर्ख समझ रहे हैं? 75,000 रुपए आप 5 साल में मीडियाबाजी में खर्च करते हैं, लोगों को यह बताने में खर्च करते हैं कि मैंने क्या क्या किया। सर, आप जब करेंगे ना, जब काम करेंगे तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती है सर। लोगों को पता चल जाता है, लोगों को एहसास हो जाता है। और बिल्कुल ये जो आपकी नीति है, ये आपकी नीति बिल्कुल भारत को बर्बाद करने वाली नीति है। जब भी बातें आती है हिंदुस्तान लेवल की, जब भी बातें आती है तो आप भारत पाकिस्तान कह करके आप देशवासियों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं और सर्टिफिकेट बांटा करते हैं आप।
हम कहते हैं कि जो भी हमारे देश के खिलाफ आंख उठाता है उसके खिलाफ आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, मैं आपके साथ हूं। लेकिन झूठी प्रचार मत कीजिए मोदी जी, झूठी प्रचार मत कीजिए। जब देश के अंदर की बातें आती है तो आप हिंदू मुस्लिम की बात करके आप देश को बांटने का कार्य करते हैं। उसके भी नीचे बात जब आती है तो विभिन्न जातियों को आप भगवान और धर्म के नाम पे और भगवान के नाम पे आप बांटने का काम करते हैं। बात देश की अर्थव्यवस्था पे आती है तो वहां पे मुस्कुरा करके आप राम राज और कृष्ण राज जी की बात करते हैं। ऐसे हमारा देश नहीं चलेगा मोदी जी। मैं कहता हूं कि हमारे नौजवान साथी, हमारे मेहनती मजदूर और हमारे निजी क्षेत्र में काम करने वाले, प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले हमारे जितने भी पढ़े लिखे कामगार, इंजीनियर, डॉक्टर, जितने भी मेरे साथी हैं, उनके बारे में आपको एक उचित निर्णय लेना होगा तो निर्णय लेना होगा। ऐसे आपकी दमनकारी नीति और आपकी ये राजनीतिकरण नहीं चलेगी। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि हमारे देश में कोरोना से 2000 मौतें हुई हैं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में 1 करोड़ में मात्र 1245 लोगों की टेस्टिंग की सुविधा है। 1 करोड़ हमारे देश की जो आबादी होगी उसमें मात्र 1200 टेस्टिंग की सुविधा है। फिर कैसे हम कोरोना को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं? सोचने वाली बात है ना? सोचने वाली बात है कि नहीं है? बताया जाता है कि देश में अभी तक कोरोना से 2000 मौतें हुई है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली के एक शमशान घाट की रिपोर्ट है कि उस शमशान घाट पे लॉकडाउन से अब तक 350 लाशें जलाई गई है, जो कोरोना से जलाई गई। मुझे अब लगता है कि जब एक शमशान घाट पे 350 लाश जलाई गई है तो आप सोच सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में कितनी लाशें जलाई गई होगी कोरोना से। सरकार अगर बोलती है कि 350 लाश कोरोना से नहीं जलाया गया है तो फिर उन लाशों को उनके परिवार वालों को क्यों नहीं दिया गया? फिर उन लाशों को उनके परिवार वालों को क्यों नहीं दिया गया? आप सिर्फ क्यों जला दिए? सवाल तो बनता है। दोस्तों, जिस तरह की सरकार ये नीति अपना रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, श्रमिकों की मनोबल को तोड़ रही है। और आप ये समझ जाइए कि जो श्रमिक एक बार अगर अपने घर चले गए इस परिस्थिति में, तो क्या उन्हें हिम्मत होगी वापस काम पे आने की? उन्हें हिम्मत होगी? जिस श्रमिक ने हमारे देश का निर्माण किया, जिस श्रमिक प्रतिदिन अपने खून पसीने से देश का निर्माण करते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार क्या उचित है? सरकार देशभक्ति का पाठ पढ़ा करके हमारे साहसी, हमारे वीर जवानों को आज खाना परोसने के काम पे लगा दिए। मैं सैल्यूट करता हूं उन जवानों को
जो इस कार्य को भी बहुत ही लगन और निष्ठावान होकर के कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल तो बनता है कि हमारे देश के जवान सुरक्षा के लिए वर्दी पहनते हैं, नेताओं की चमचागिरी के लिए नहीं। हमारे देश के जवान सरहद पे और देश के अंदर देशवासियों की सुरक्षा में मर मिटने का कसम खाते हैं, फिर उन्हें इतनी गंदी तरीके से यूज क्यों किया जा रहा है? वो हमारा थाली धोएंगे, वो हमारे लिए खाना परोसेंगे, क्या ऐसा करके उनके साथ हम नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं? देश बताती है दोस्तों, कोरोना से निकल करके जो लोग आते हैं उन्हें हम सम्मानपूर्वक 14 दिन क्वारंटीन सेंटर की ओर भेजना चाहते हैं। मैं कहता हूं, जिनका घर ही ना हो वो होम क्वारंटीन कैसे हो सकते? क्यों ना उनको जिस लोकसभा क्षेत्र की वो जनता है, क्यों ना उनको उनके सांसद महोदय के घर पे भेज दिया जाता है, वहाँ पे क्वारंटीन सेंटर बना दिया जाता है, ताकि वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें। उन्हें ऐसा लगे कि नहीं भाई, हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधि, हमारे क्षेत्र का जो नेता है वो हमारे साथ है। ये भी तो किया सकता था ना, लेकिन नहीं किया जाएगा क्योंकि हम लोग गरीब हैं ना। हम लोग से उनकी कोठी, उनके बंगले छुआ जाएंगे, फिर गंगा जल से उनको पवित्र करना पड़ेगा। गलती किसकी है? हमारी और आपकी गलती है। हम लोग आवाज उठाना बंद कर दिए हैं, और बहुत पुरानी कहावत है कि सड़कें जब सुनी पड़ जाएंगी तो ये संसद आवारा हो जाएगा। जिंदा कौमें आवाज उठाया करती है, और उठाना पड़ेगा, खुद के लिए, देश के लिए और अपने गरीब देशवासियों के लिए। उसी आवाज को बुलंद करने के लिए आज हमने निर्णय लिया है कि जंतर मंतर पे, दिल्ली के जंतर मंतर पे अनिश्चितकालीन अनशन मैं करूंगा आप सबों के लिए। पूरी संवैधानिक तरीके से संविधान को मानते हुए, संविधान को सम्मान देते हुए मैं अभी तुरंत यहाँ से इस लाइव को ख़त्म करने के बाद मैं निकलूँगा यहाँ से ITO ऑफिस, कमिश्नर साहब को एक आवेदन दूंगा। उसके बाद फिर निकलूँगा इंडिया गेट, जहाँ पे DCP महोदय को एक आवेदन दूंगा और उनसे आदेश चाहूँगा जंतर मंतर पे अपनी विरोध प्रकट करने की। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे आदेश मिलेगा और मैं अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपने प्रवासियों के लिए अपना कुछ खून की लहू जला पाऊंगा। दोस्तों, बिहार सरकार बोलती है संसाधन की कमी है। मैं कहता हूं, मेरा ऐसा मानना है, मैं आग्रह करके कहता हूं, मेरे शरीर का कौन सा हिस्सा चाहिए आपको? अरे मेरे शरीर का किडनी बेच दो ना यार, लंग्स बेच दो, हार्ट बेच दो, मेरी आंख निकाल करके बेच दो। जो पैसे होते हैं, जो भी पैसे बनता है, आप उन पैसों से कम 10 लोग को तो भेज सकते हो यार। 10 लोग को भेजो,
उनके अपने घर भेजो। उनकी पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती मुझे। आप अपने सीएम हाउस, अपने पीएम हाउस में, अपने अपने एमपी बंगले पे, विधायक के बंगले पे, एमएलए फ्लैट पे आप आसानी से रह सकते हो। आप आ करके देख लो यहाँ की स्थिति क्या है, किस कदर यहाँ के मजदूर, यहाँ के भाई, छात्र, महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे किस कदर बिलखते हैं। जब देख लोगे तब एहसास होगा कि दर्द क्या होता है। पटरी पे चलते हुए 19 लोग मर जाते हैं। सरकार उन श्रमिकों को दोषी ठहराती है कि उन्हें पटरी पे नहीं सोना चाहिए था। ये बात मैं भी कह सकता हूं, लेकिन क्या आपकी गलती नहीं है? क्या आपकी गलती नहीं है? वो पटरी पे चलने का उनका शौक था क्या? क्यों पटरी पे गए? वो चलते चलते बेचारे, उनकी शरीर जवाब दी और तब जाकर के वो पटरी पे सोने को मजबूर हो गए। आपने उनको सोने के लिए व्यवस्था किया है क्या? एक वीडियो आप सबने देखा होगा कि एक मजदूर, पढ़ा लिखा मजदूर, और उपाधि की बात करूं तो पेशेवर इंजीनियर, वो अपनी मां की मौत के बाद अपने घर जा रहा था, भूखा पेट था, एक जगह रुक करके वो पत्ता चबा रहा था। एक हमारे देश का जवान वो देखता है और तब जाकर के उसके लिए खाने की व्यवस्था करता है। खाते खाते वो रोने लगता है, देश का इंजीनियर, होनहार इंजीनियर, और रोते हुए कहता है कि सर मुझे इसी तरीके से यहीं पे रोक लीजिए और खाने के लिए कम से कम व्यवस्था कर दीजिए। कितनी भयावह स्थिति है, कितनी दर्दनाक मंजर है। मैं तो लड़ूंगा साथियों, मैं लड़ूंगा अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए। मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं लड़ूंगा। मैं राष्ट्रपति साहब से मैं मिलने की कोशिश करूंगा, मैं उनसे अनुनय विनय में करूंगा, चूंकि मैं देश का एक नागरिक हूं, एक जिम्मेदार नागरिक हूं, और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं देश के प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से मिलकर के देश की स्थिति को बताने की कोशिश करूंगा। आप सबसे मेरी आग्रह है, जो जहां हैं वहीं से आप विद्रोह शुरू कीजिए। देश आज इस कगार पे पहुंच है, देश पूंजीपतियों के हाथ में पहुंच चुकी है। ये जितने भी 20 लाख करोड़ की जो बात जो सरकार करती है, ये सारी की सारी घोषणाएं, सारी की सारी पैसे, सारी की सारी जो जितने भी जो व्यवस्थाएं जो की गई है, ये पूंजीपतियों के लिए की गई है। अगर गरीबों के लिए की जाती तो क्या 20 लाख करोड़ में आप ये सोचिए, क्या इन मजदूरों के लिए रहने सहने की व्यवस्था की बात नहीं की जाती? क्या 20 लाख करोड़ अगर खर्च कर दिया जाए, 20 लाख करोड़ की बात छोड़ दीजिए, 5 लाख भी अगर खर्च कर दिया जाए सर, मात्र 5 लाख, 20 लाख करोड़ से उसका चौथा भाग, 5 लाख करोड़ की हम बात करते हैं, अगर 5 लाख करोड़ भी अगर खर्च कर दिए जाए तो क्या हिंदुस्तान के इन मजदूरों, इन कामगारों और इन विद्यार्थियों को सुरक्षित नहीं किया जा सकता है? जागना पड़ेगा, हम सबको जागना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, इस दमनकारी सरकार से लड़ना पड़ेगा, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मैं अरविंद केजरीवाल जी को कम से कम एक बात के लिए, कि उन्होंने बिहार के श्रमिकों को जाने के लिए ट्रेन के पैसे देने की बात की, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा, आपकी भी एक दायित्व बनती है। हमारे यूपी, बिहार, झारखंड, जितने भी स्टेट है, वहां से आए हुए श्रमिक आपके दिल्ली के निर्माण में भी अहम योगदान दिए हैं। आपका दायित्व बनता है कि उन श्रमिकों के बीच आप पहुंचें, अपने नेता को भेजें, उनकी हाल चाल लें। आप बताते हैं कि ट्रेन की बुकिंग मात्र 3 ट्रेन
चलाई जा रही है। एक ट्रेन में 1200 लोग जाते हैं, 3 ट्रेन में 3600 लोग जाते हैं। यहाँ पे करीब करीब 3,80,000 श्रमिक हैं। आप बताइए कितने दिनों में आप उनके घर भेज पाएंगे? जो उपलब्धता है ये बहुत ही नाकाफ़ी है। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है और बढ़ाने की ही ज़रूरत है। आप यहाँ पे जितने भी मजदूर हैं, आप इन मजदूरों की स्थिति को देखिए। आप यहाँ पे जितने भी मजदूर हैं उनको अगर अपना भाई, अपना अगर प्रदेश का नागरिक समझेंगे तो ऐसी आप सौतेलापन व्यवहार नहीं कर सकते। मैं देश के प्रधानमंत्री से इस लाइव के माध्यम से कहना चाहूँगा, देश के गृह मंत्री जी से कहना चाहूँगा, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, जिम्मेदारी से पीछे मत भागिए। जितने भी सांसद महोदय हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा, आप अपने अपने क्षेत्र की जनता के लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि वही जनता आपको सांसद बनाई है, वही जनता आपको नेता बनाई है, वही जनता आपको विधायक बनाई है। हम सबको जागने की ज़रूरत है। हम सब जागिए और रियल में जागने की ज़रूरत है। देश का जितना भी नौजवान, देश के अगर आप इस चीज़ को जान जाइए, अगर हमारे देश के श्रमिक अगर सड़कों पे उतर गए पूरी तरीके से, तो आप संभाल नहीं पाएंगे मोदी जी, आप संभाल नहीं पाएंगे। आप जितनी भी घोषणाएं करते हैं उसमें कुछ किसानों के बारे में भी सोच लिया कीजिए, जो आज इस परिस्थिति में आपको और हमें अन्न की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं तो जागा हूं। मैं आज जाऊंगा, मैं कमिश्नर ऑफिस जाऊंगा और जा करके वहां पे अपना आवेदन दूंगा, सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट करने की अनुमति लूंगा, डीसीपी ऑफिस जाऊंगा, उसके बाद राष्ट्रपति भवन के पास जा करके मैं कोशिश करूंगा कि एक आवेदन उन्हें भी सौंपूं, और उन्हें भी, देश के प्रथम नागरिक हैं वो, तो देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं उन्हें भी अपना दुख, अपनी पीड़ा से अवगत कराऊं, और हमारे श्रमिकों के लिए, हमारे होनहार विद्यार्थियों के लिए, हमारे देश के सच्चे सिपाहियों के लिए, देशभक्तों के लिए कुछ उचित कदम उठाने की बात कहूँगा। साथियों, आपके सहयोग की ज़रूरत है और आप घबराएंगे नहीं। इस जिस्म का एक एक कतरा आपके लिए है। सरकार के पास पैसे नहीं है, मैं किडनी देने के लिए तैयार हूँ। संतोष रेणु यादव किडनी देने के लिए तैयार है। सरकार हमारे किडनी का रेट तय करे। हमारे किडनी का कितनी रेट होती है, अगर उस रेट से अगर 5 श्रमिक अगर अपने घर पे जा सकते हैं तो भेजो, मैं किडनी देने के लिए तैयार हूँ, बैठूंगा नहीं। जय हिंद मित्रों, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन जहाँ है वहीं से आवाज़ जरूर उठाइए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।